बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हमने क्वेश्चंस को दो सेट में डिवाइड किया है, इजी और टफ। टफ बोल सकते हैं या मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। सेकेंड सेट जो हम लेके आएंगे वो मॉडरेट टू टफ होंगे। अभी ये इजी क्वेश्चन क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आप सबको क्या करना है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, एकदम से मॉडरेट क्वेश्चन आप करते हो तो क्या होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो ना हो इसलिए हमने सेट दो तैयार किए हैं। एक में इजी हमारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इजी, जिनको हम आप आसानी से कर लो। सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ है, जो एक्चुअल में पूछे जाते हैं, जैसे पीसीएस में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इजी वाले क्वेश्चन है वो वनडे के लिए आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे एंड ये कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। आई होप कि ये जो इजी हमारा सेट है इसमें आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपके इसमें फुल मार्क्स आ रहे हैं या नहीं। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी के फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो बहुत बार ऑलरेडी पूछे गए। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट के पेपर दे रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जहाँ जीएसटी के पूछी जाती है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Which European country is called the land of thousand lakes? Land of thousand lakes। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। फिनलैंड को हमारा क्या बोला जाता है, फिनलैंड इज एन यूरोपियन कंट्री एंड उसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सेकेंड क्वेश्चन जो बार बार हमने जब क्लासेस करी थी, क्लासेस में भी हमने पूरा मैप के थ्रू भी बहुत अच्छे से देखी है चीजें, एंड नॉर्मली भी हमने क्वेश्चन पीवाईक्यूज जब सेट लगाए थे तब भी बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ और बहुत बार बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। सॉइल हम तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन के लिए आई थिंक आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब कोर्स किया था, कोर्स में भी आपके बहुत अच्छे से किया गया है। ये क्वेश्चन पूरा मैप के साथ आपको दिखाया गया है, कराया गया है, एंड पीवाईक्यूज जब हमने प्रैक्टिस करी है तब भी आपको बहुत बार कराया है। आई थिंक इसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हिंदी में हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये कहाँ पे पाई जाती है, मोस्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे हैं वहां पे, वो वाले एरिया में बहुत ज्यादा ये अमाउंट में पाई जाती है। अगर हम इंडिया का मैप देखें, इंडिया के मैप में आपको सॉइल बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है कि कौन से एरिया में कौन सी चीजें हैं और कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है मोस्टली, ये भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सॉइल जो एलुवियल सॉइल है, ये कौन से मोस्टली एरिया में पाई जाती है। अभी हमने आंसर देखा कि ये मोस्टली इंडिया के कौन से पार्ट पे पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये मोस्टली यहाँ पे इस वाले एरिया पे ये नॉर्दर्न प्लेन्स आ गई हमारे। यहाँ पे क्या होता है, जो सारी हमारी रिवर्स है, रिवर्स से जो सॉइल छोड़ के जाता है, सॉइल के साथ डिपोजिट जो छोड़ के जाता है, जो रिवर्स है, रिवर अपने साथ डिपोजिट छोड़ के जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर जहाँ पे भी रिवर्स होती है वो वाले एरिया में ये क्या करती है, मोस्टली डिपोजिट छोड़ती जाती हैं। तो जहाँ पे ये डिपोजिट छोड़ती जाती है, डिपोजिट दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक न्यू सॉइल और एक ओल्ड सॉइल। इसी को बांगर और खादर दो चीजें बोली जाती है। खादर आपकी जो न्यू सॉइल जो नई बन रही है वो सॉइल हो जाएगी खादर, जो ओल्ड सॉइल होती है आपकी बांगर हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एंड कौन सी न्यू है कौन सी ओल्ड है आपने याद रखना है। ये वाला जो रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो रीजन है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स है, जो भी हमारी मेजर रिवर्स हैं, जैसे इंडस रिवर हो गई, इंडस रिवर का भी डिपोजिट यहाँ पे आएगा, गंगा रिवर का भी, यमुना का भी डिपोजिट रहेगा,
और यहाँ पे जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो भी कुछ कुछ डिपॉजिट छोड़ती हैं, तो वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल हमें मोस्टली देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट में इंडिया के रहती है वो क्या रहती है, एलुवियल सॉइल रहती है, क्योंकि ये हमारी जितनी भी रिवर्स हैं उसके द्वारा डिपॉजिट छोड़ा जाता है और एलुवियल सॉइल हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे अगर आप धान ऐसे ही छोड़ दो, डाल दो तो धान उग जाएंगे, इतनी मतलब इफेक्टिव है ये सॉइल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Who became the leader of civil disobedience movement after Gandhiji's arrest on 5 May 1930? 1930 को जब 5 मई 1930 को जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, उसके बाद इस मूवमेंट का लीड रोल किसने किया, किसने इसका नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर आपको 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्बास तैयब जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कराया गया है, इसमें बहुत अच्छे से आपको, इसमें भी मुझे लगता है ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आज जितने भी क्वेश्चन है मुझे लगता है कि अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक इन सब में आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन बी आपका एक करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन बी अब्बास तैयब जी। गांधी जी के जब अरेस्ट हो गए थे तो उसके बाद यहाँ पे अब्बास तैयब जी हैं, उनने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से ईयर में फॉर्म की गई है? ये हमने बार बार, जितनी बार भी हम पढ़ते हैं तो ये चीज आती है, जब भी कांग्रेस का नेम आता है हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि कब से कांग्रेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने अपना बहुत सारे मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं उनमें भी मेजर रोल प्ले किया है। तो हमें याद रखना है कि कब से कब स्टार्ट हो गई थी नेशनल कांग्रेस, की स्थापना कब हुई। तो आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1884, 1885, 1886 और 1890। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी 1885। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे है, Which one of the following is a state party? स्टेट पार्टी, ये वो वाली पार्टी नहीं है कि कहीं स्टेट में जाके हमने पार्टी कर ली, पार्टी ये आपकी पार्टी है। कोई भी इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें डिफरेंट पार्टीज होती हैं, बट आपने एक चीज याद रखना है, एक नेशनल पार्टी होती है, एक स्टेट पार्टी होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी नेशनल पार्टी, कौन सी स्टेट पार्टी है। आपको पता है कांग्रेस, बीजेपी, ये सारी चीजें क्या है, नेशनल पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब नेशनल पार्टी है, बट तेलुगु देशम पार्टी ये क्या है, रीजनल पार्टी है। रीजनल या स्टेट पार्टी एक ही चीज है, तो ये स्टेट पार्टी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है स्टेट पार्टी, किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए या फिर नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो क्राइटेरिया भी आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा स्टेट ऐसा है जिसको स्टेट बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमें पता है आंध्र प्रदेश वाज द स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेपरेट हुआ है या क्रिएट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय हूम। आपको पता है जब यूएस और यूएसएसआर बाइपोलैरिटी थी, यूएसएसआर और यूएसएसआर पे, उस टाइम पे इंडिया ने डिसाइड किया था, क्योंकि इंडिया रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ है, तो इंडिया ने डिसाइड किया था कि ना ही वो यूएसएसआर पे की साइड लेंगे, ना ही वो किसकी साइड पे रहेंगे, यूएस की साइड। तो उन्होंने क्या, इंडिया ने क्या डिसाइड किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसका मेन मतलब जो मेन लीड जिसने किया था या इनिशिएट किसने किया, किसका मेजर रोल था इनिशिएट करने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट,
मतलब आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल अलाइनमेंट है, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, आप सेपरेट रहोगे। जैसे कि आपको पता है कि बाइपोलैरिटी में क्या था, एक यूएस और यूएसएसआर दोनों डोमिनेंस में थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फॉरेन मिनिस्टर भी थे एंड उन्होंने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि इनिशिएट किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड्स ट्रू फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किस सैद्धांतिक पद से संबंधित है, यानी कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री के नहीं, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना पड़ता है। तो आपको पता है ये किसका है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। स्टेट के गवर्नर्स जितने भी हैं वो अगर उन्हें प्रेसिडेंट चाहे तो आधे बीच में उनको हटा सकता है, ठीक है। ये यानी कि इनका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट चाहे मतलब कह सकते हैं हम प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु प्रेसाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है जब कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट होना है या फिर लोकसभा और राज्यसभा में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी चीज को लेकर और फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है, उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाता है। जॉइंट सेशन की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जो जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सेशन की जो प्रेसिडेंट होता है 108 आर्टिकल की हेल्प से जॉइंट सेशन बुलाता है। उस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, उस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो उस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर क्या करता है, जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ इज, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट हमारे अर्थ पे है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने रख दिया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, least populated state among the following, जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है वो स्टेट आपने बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन के साथ आज हम चल रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा होगा ओ हम तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, है ना, क्योंकि ये इजी सेट है। तो आपको ऐसे होना चाहिए, अभी तक आप कमेंट जरूर करना कि आपका फाइनल स्कोर कितना बना, टोटल क्वेश्चंस में से फाइनल स्कोर जिनका आपने करेक्ट आंसर दिया उनका स्कोर कितना बना, ठीक है। द फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर। तो ये हम बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवी मावलंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और इजी क्वेश्चन है, अगर आपको घूमने का बहुत शौक है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट विच स्टेट, बीबी का मकबरा कौन से स्टेट के कौन सी जगह पे लोकेटेड है। आपको पता है कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि स्टेट तो आपको पता है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो आपको याद रखनी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद पे हमारा बीबी का मकबरा लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मेसोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, मेसोपोटामिया किसका ओल्ड नेम है, ये हम सबको पता है कि इराक का ओल्ड नेम क्या है, मेसोपोटामिया। तो इराक हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं, इफ द स्टेट रिफ्यूजेस टू इन्फोर्स any of the directive principle of the state policy
द सिटीजन कैन मूव, यदि किसी राज्य की नीति निदेशक तत्वों को इन्फोर्स, कोई स्टेट मना कर दे इनको इन्फोर्स करने के लिए, जितने भी डीपीएसपी हैं हमारे उनको इन्फोर्स करने के लिए कोई स्टेट मना कर दे, तो जो सिटीजन ऑफ दैट स्टेट है वो कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं या दोनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट जा सकते हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का अगर हमारा एबॉलिशन होता है, उल्लंघन होता है, किसी प्रकार से गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉ बना देती है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है किसी एक इंसान का भी, तो वो पर्टिकुलर इंसान या कोई कम्युनिटी का हो रहा है, तो पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, या फिर दोनों में से कहीं पे जा सकता है। तो ऐसे ही पूछा है, अगर डीपीएसपी अप्लाई करने से कोई स्टेट रिफ्यूज कर दे तो कहाँ पे जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत इजी भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डीपीएसपी कहां से कहां तक है। डीपीएसपी हमारे आर्टिकल 35 से 51 तक का हमारे डीपीएसपी है। आर्टिकल 35 टू 51 हमारे डीपीएसपी है। ये डीपीएसपी में कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं जिनको अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन्फोर्स कर सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट पे ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि इनको इन्फोर्स करना ही करना है। ठीक है, ये इट्स ऑल अप टू द स्टेट गवर्नमेंट, इफ दे वांट टू अप्लाई देन दे कैन। ठीक है, जैसे अभी आप एग्जांपल देखोगे आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 था समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी आर्टिकल 44 में है हमारे। ये सबसे पहले गोवा पे अप्लाई हुआ था, गोवा के बाद उत्तराखंड सेकंड स्टेट है जहां पे ये यूसीसी लागू हो गया है। ठीक है, तो ये किसमें है? आर्टिकल 35 से 51 के बीच में ये है, तो 44 तो ये किसमें आ जाएगा? डीपीएसपी में है। डीपीएसपी 35 से 51 तक है। तो 35 से 51 में जो भी चीजें दी गई हैं उनमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने जो भी लॉज बना रही है, जो भी नई चीज अप्लाई कर रही है स्टेट के लिए, कोई भी नई चीज, नई स्कीम लेके आ रही है, तो उसमें से डीपीएसपी से वो चीज उठा के कोई अप्लाई करना चाहे तो कर सकती है, यानी कि ये ऑप्शनल है, टोटली स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू अप्लाई दैट दे कैन। ठीक है, तो ये इन्फोर्स मतलब फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कोई अप्लाई कर रही है तो कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई पब्लिक नहीं जा सकती, कोई सिटीजन नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू, जो इंडिया का फाइनेंस कमीशन है उसका प्राइमरी वर्क क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया का, उसका फर्स्ट वर्क क्या है? तो आप सबको पता है फाइनेंस कमीशन का फर्स्ट वर्क क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी रेवेन्यू है वो स्टेट ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1942। आपको ये भी याद रखना है, द इंडियन नेशनल आर्मी हमारे एग्जिस्टेंस में कब आया? 1942 में। तो ये कौन सी जगह पे आया ये याद रखना है आपने, सिंगापुर पे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक तो आपने यहाँ पे याद रखना है द इंडियन नेशनल आर्मी एग्जिस्टेंस में कब आया? 1942 में। एंड किसने किया ये भी आपने याद रखना है। तो ये सिंगापुर में स्टार्ट हुआ है बाय मोहन सिंह। ठीक है, बाय मोहन सिंह। बाय मोहन सिंह आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, अर्लियर नेम ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का पहला नेम क्या था ये आपको याद रखना है। तो आपको पता है गेट नाम से पहले जानते थे डब्ल्यूटीओ को।
यहाँ पहले नेम के साथ साथ आपने उसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। गेट की फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी आपको ऑप्शन में गेट ना देके आपको क्या दे देंगे, फुल फॉर्म दे देंगे, इसलिए दोनों चीजें आपने याद रखनी है। डब्ल्यूटीओ का पहला नाम क्या था? अभी डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको और गेट की भी, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड गेट की फुल फॉर्म है जनरल और एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपकी स्क्रीन पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ, किसके रिजेक्शन के साथ हुई थी ऐसी? कैबिनेट मिशन, जो कि हमें पहले से पता है 1946। कैबिनेट मिशन का आपने ईयर भी याद रखना है, 1946। 1946. The salary and allowance of the judges of High Court are charged to the correct answer is consolidated fund of the state. तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।